तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सतवीर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम एक नए एनीमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है उज़ुमाकी स्पाइरल और हॉरर। हाँ, ये एक हॉरर एनीमे है। ज्यादा हॉरर दिखे इसलिए शायद ब्लैक एंड व्हाइट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जापान के एक टाउन से होती है जिसका नाम कुरुजो है। यहाँ हम कीरी नाम की हाई स्कूल गर्ल को देखते हैं जो बोलती है कि जिस तरह की कहानियाँ वो हमें सुनाने वाली है वो इस टाउन में हुई कई सारी कहानियों के बारे में है। किरी इसके बाद रेलवे स्टेशन पर जाती है अपने बॉयफ्रेंड सुइची से मिलने के लिए और ये दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। सुइची किरी से पूछता है कि कभी उसने इस टाउन को छोड़ने के बारे में सोचा है। किरी पूछती है कि वो अपने टाउन को छोड़कर क्यों भागेंगे, जिस पर सुइची बोलता है कि इस टाउन में कुछ अजीब हो रहा है। वो किरी को पास में बहता पानी दिखाता है जिसमें कई सारे स्पाइरल्स बन रहे थे। टाउन में हवा भी काफी तेजी से चल रही थी और सुइची को लगता है कि इस सब का असर उसके पिता साइतो पर हो रहा है। वो काफी अजीब बर्ताव करने लगे हैं। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और वो सारा टाइम अपने कमरे में ही बिताते हैं। साइतो ने अपना पूरा कमरा स्पाइरल जैसे शेप वाली चीजों से भर दिया है और वो सारा दिन बस उन स्पाइरल को ही घूरता रहता है और उस समय उसकी आंखें भी गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में। ये बात सुनकर किरी को थोड़ा अजीब लगता है। सुइची आगे बताता है एक बार तो डिनर के समय उसके डैड उसकी मॉम पर बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि खाने में कुछ भी गोल शेप का नहीं था, इसलिए वो अपने सूप को चम्मच से गोल गोल घुमाने लगते हैं। बिना स्पाइरल देखे उन्हें चैन नहीं आता। वो नहाने से पहले भी पानी को गोल गोल घुमाते हैं और फिर उसमें नहाते हैं। ये सब सुन किरी हंसने लगती है। शुइची बोलता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जब तक वो अपनी आंखों से देख नहीं लेती तब तक उसे नहीं पता चलेगा कि ये सब कितना डरावना है। तभी टाउन का सायरन बजने लगता है जो कि हर शाम को 5 बजे बजता है। शुइची को इस सायरन की आवाज से नफरत थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके कानों में कोई बार बार सुई चुभ हो रहा हो, बल्कि उसे टाउन की हर एक चीज से नफरत थी, यहाँ के समुद्र, पहाड़ और लाइट हाउस से भी। शुइची कहता है कि ये टाउन उसे भी पागल कर देगा। उसे हर जगह स्पाइरल्स नजर आने लगे थे और ऐसे ही बड़बड़ाते हुए शुइची यहाँ से चला जाता है। किरी जब अपने घर के अंदर आती है तो देखती है कि शुइची के डैड यहाँ आए हुए थे। वो किरी के डैड से मिलने आए थे जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। साइतो बोलता है कि ये घूमने वाला पहिया तो कमाल का है, बिल्कुल एक स्पाइरल की तरह। वो चाहता था कि किरी के डैड उसके लिए एक स्पाइरल शेप का कोई बर्तन बनाए, कुछ ऐसा जिसे देखने से ही उसे चक्कर आने लगे और वो काले रंग का हो तो और भी अच्छा होगा। साइतो को स्पाइरल्स बहुत ही रहस्यमय लगते हैं और उसे लगता है कि उन सभी में कोई अद्भुत शक्ति है। स्पाइरल्स कितना अद्भुत होता है ना। साइतो बिल्कुल पागलों की तरह बातें कर रहा था। स्कूल में किरी की आजामी नाम की लड़की से दोस्ती होती है। किरी उसे अपने बॉयफ्रेंड शुइची के बारे में बताती है कि वो भी पहले इसी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अब वो शहर जाता है और रोज ट्रेन से आना जाना करता है। आजामी बोलती है कि उसे उन दोनों से जलन हो रही है क्योंकि उसके लायक तो पूरे स्कूल में कोई लड़का नहीं है। किरी कहती है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। तभी किरी को आजामी के सिर पर एक निशान दिखाई देता है। आजामी बताती है जब वो छोटी थी तब उसे चोट लगी थी। वो एक लड़के को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। वो रस्सियों पर चलकर दिखा रही थी लेकिन वो वहाँ से नीचे गिर गई जिससे उसके सिर पर चोट लग गई। लेकिन इस हादसे के बाद उसकी उस लड़के से और गहरी दोस्ती हो गई थी। उस दिन के बाद से आजामी जिस भी लड़के पर नजर डालती है वो उसे पसंद करने लगता है। शायद इस निशान की वजह से ये सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद किरी स्टेशन पर जाती है। आज उसके साथ आजामी भी आई थी क्योंकि वो शुइची से मिलना चाहती थी। यहाँ कुछ लड़के खड़े थे जो आजामी को देख बोलते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है। शुइची आता है तो किरी उसे आजामी से मिलाती है और उसे बताती है कि आजामी शुइची का बिल्कुल उल्टा करती है। वो रहती तो शहर में है लेकिन पढ़ने के लिए यहाँ टाउन में आती है। आजामी को देख शुइची को कुछ अजीब फीलिंग आने लगती है। उसे आजामी के पीछे एक बड़ा साइज का स्पाइरल दिखाई देता है जिससे वो डर जाता है और किरी का हाथ पकड़कर यहाँ से भाग जाता है। किरी पूछती है कि क्या हुआ तो शुइची बताता है कि उस आजामी के अंदर से स्पाइरल नजर आ रहा था और किरी को अपने इस दोस्त से दूर रहना चाहिए। किरी अब अपने घर आती है तो उसके डैड कहते हैं कि मिस्टर साइतो ने जो बर्तन बनाने को कहा था वो कंप्लीट हो गया है, तो क्या किरी उसे उनके घर डिलीवर कर देगी। किरी वो बर्तन लेकर शुइची के घर जाती है लेकिन उसके डैड कहते हैं कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। उसे पता चल गया कि स्पाइरल सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी होता है। इसके बाद वो अपनी जीभ को बाहर निकालकर उससे एक
एक स्पाइरल बनाकर दिखाता है, जिसे देख किरी पूरी तरह से डर जाती है और चिल्लाते हुए भाग जाती है। तभी यहाँ एक डिलीवरी बॉय आता है, क्योंकि सेइतो ने कुछ स्पेशल सामान ऑर्डर किया था। इधर शुइची को रास्ते में अजामी मिलती है, जो पूछती है कि हर लड़का उसके पीछे पागल है, लेकिन शुइची उसे देखकर भाग क्यों गया। शुइची को फिर से अजामी के पीछे स्पाइरल नजर आता है और वो पूछता है कि उसके माथे पर क्या है। अजामी बताती है ये तो बस चोट का निशान है, लेकिन जब वो अपने सिर से बाल हटाती है तो वो निशान अब एक स्पाइरल का शेप ले चुका था। शुइची कहता है कि उसे भी इस टाउन का श्राप लग गया है, इसलिए उसका निशान बदलकर स्पाइरल बन गया है। वो अजामी से कहता है इस टाउन से चली जाओ, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। अजामी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो शुइची की दीवानी हो गई है, उसे ऐसा पहले कभी फील नहीं हुआ। शुइची कहता है कि इस टाउन से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर शुइची यहाँ से भाग जाता है। अब कुछ दिन के बाद ही शुइची के पिता की मौत हो जाती है। उन्हें जलाने के लिए शमशान ले जाया जाता है। सभी को ये बताया गया था कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन ये बात झूठ थी और शुइची किरी को असली सच बताता है। उसके पिता बहुत ज्यादा पागल होते जा रहे थे, तो शुइची अपनी मॉम के साथ शहर के एक हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि वो उन्हें वहाँ एडमिट करने का सोच रहे थे। उन्हें वापस आने में रात हो गई थी और उसके डैड घर में कहीं भी नहीं थे। तब वो कमरे में जाते हैं तो वहाँ एक गोल शेप का टब रखा हुआ था, जो कि उसने खास ऑर्डर करके मंगवाया था। जब ये लोग टब का ढक्कन हटाते हैं तो उसके अंदर सेइतो था, जिसने अपने पूरे शरीर को स्पाइरल बनाने के लिए उस टब में खुद को ठूस लिया था, जिससे उसके सारे शरीर की हड्डियां टूट गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब अचानक ही लोगों को आसमान में एक बड़ा सा स्पाइरल दिखता है, जो कि साइतो की बॉडी जलने से निकलने वाले धुएं से बना था। सब लोग इस स्पाइरल को देख डरने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन्हें ये किसी तरह का अपशगुन लग रहा था। वो धुआं अब अचानक ही आसमान से जमीन की तरफ आने लगता है। वो उनके टाउन के तालाब में जा रहा था। अब शुइची की मदर यूकी चिल्लाती है, क्योंकि उसे स्पाइरल के अंदर सेइतो नजर आ रहा था, मानो वो खुद अब एक स्पाइरल बन गया है। ये देख उसकी मदर पूरी तरह से डर जाती है। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है, तो शुइची उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है। तभी अजामी भी यहाँ आ जाती है, क्योंकि उसे किरी की चिंता हो रही थी। एक हवा के झोंके से उसके माथे के बाल हटते हैं। किरी देखती है कि अजामी के सिर पर एक गोल गड्ढा बन गया था, जो देख किरी डर जाती है और अजामी यहाँ से भाग जाती है। इधर हॉस्पिटल में शुइची की मदर शांत नहीं हो रही थी। उसे नर्स की चोटी में भी स्पाइरल नजर आ रहा था, जो देख वो और चिल्लाने लगती है। इधर अजामी से एक लड़का मिलने आता है, जो कि काफी टाइम से उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे डेट पर ले जाना चाहता है, लेकिन अजामी उसे हमेशा ही मना कर देती है। ये लड़का बोलता है कि पता नहीं क्यों वो अजामी के पीछे खिंचा चला आता है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब ये सुन अजामी उसका फायदा उठाने का सोचती है। अगले दिन किरी नोटिस करती है कि अजामी स्कूल नहीं आई थी। तभी क्लास में कातायामा नाम का एक लड़का आता है, जो कि लेट था और बारिश में पूरी तरह से भीग गया था। कातायामा बहुत ही अजीब तरह से बोल रहा था। वो काफी धीरे धीरे भी चल रहा था, जिस पर कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। अब स्पोर्ट्स पीरियड में कातायामा की वजह से उसकी टीम हार जाती है और चेंजिंग रूम में उसकी टीम वाले कातायामा को परेशान करने लगते हैं। वो लोग उसके सारे कपड़े उतारकर उसे नंगा कर देते हैं और खींचकर रूम से बाहर लाते हैं, लेकिन फिर सबकी नजर उसकी पीठ पर जाती है, जिस पर एक स्पाइरल का निशान बना हुआ था। किरी फिर हॉस्पिटल में शुइची की मदर से मिलने जाती है, जो बताता है कि उसके फादर की मौत के बाद से ही उसकी मदर स्पाइरल से डरने लगी है। उसे अपने बालों में भी स्पाइरल दिख रहे थे, तो उसने अपना सिर ही गंजा कर लिया। उसे अपनी उंगली के फिंगरप्रिंट्स में भी स्पाइरल से दिख रहे थे, तो उसने कैंची से अपनी सारी उंगलियों की खाल काट दी। हर स्पाइरल उसे सेइतो के टूटे हुए शरीर की याद दिला रहा था, जो कह रहा था यूकी भी उसकी तरह स्पाइरल बन जाए। अपनी मदर से मिलने के लिए शुइची हाथों में ग्लव्स और सिर पर टोपी पहनता है। उसने डॉक्टर्स और नर्सेस को भी बता दिया है वो कोई भी गोल चीज उसकी मदर के सामने ना ले जाए। अब जाकर वो थोड़ी शांत हुई हैं और ठीक से सो पा रही हैं। अब एक रात को किरी अजामी को देखती है, जिसने अपने सिर पे एक बड़ी सी टोपी पहनी है। किरी पूछती है कि वो इतने दिन से कहाँ थी। अजामी बोलती है कि उसकी एक आंख ठीक नहीं है। वो अपनी टोपी उतार कर दिखाती है तो उसके माथे का स्पाइरल और ज्यादा बड़ा हो गया था, इतना कि अजामी की एक आंख उसके अंदर समा जाती है। ये देख किरी डर जाती है, लेकिन अजामी उसे कुछ नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। वो सीधा एक पार्क में जाती है, जहाँ उस लड़के ने झूठ बोलकर शुइची को बुला लिया था। वो कहता है उसने
अजामी का काम कर दिया, अब तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना। अजामी हंसते हुए मना करती है क्योंकि उसे तो बस शुइची चाहिए था। ये सुन वो लड़का उसके सिर से टोपी उतार देता है। वो दोनों देखते हैं कि अजामी के सिर में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। वो लड़का उस गड्ढे में खिंचा चला जाता है जैसे वो एक ब्लैक होल हो, और अजामी उस लड़की को पूरा निगल जाती है। किरी चीखे सुन उस तरफ आती है तो शुइची एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वो किरी को बताता है कि अजामी एक लड़के को जिंदा निगल लिया है और वो स्पाइरल अजामी को भी अपने अंदर खींच रहा था। धीरे धीरे अजामी का पूरा शरीर स्पाइरल के अंदर चला जाता है। इन्हें क्या पता था कि जो भयानक मंजर इन्होंने देखा है वो तो बस एक शुरुआत थी। दूसरे दिन कातायामा फिर लेट आया था। टीचर योको तो उसे अपनी बेंच पर जाकर बैठने को बोलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कातायामा की पीठ फूल गई है। वो उससे इस बारे में पूछता है तो कातायामा बोलता है कि किसी वजह से मेरी पीठ पर सूजन आ गई है। कातायामा बहुत ही धीरे धीरे चलकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है और सभी बच्चों को वो काफी अजीब और डरावना लग रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी पीठ एक स्नेल के शेल जैसी लग रही है। वहीं किरी समझ गई थी कि कातायामा पर भी उजुमाकी का कर्ज लग चुका है। इसके बाद हम टाउन के बाहर एक टूटे पुराने घर को देखते हैं जिसमें एक कपल आराम कर रहा था जिनके नाम है काजुनोरी और यूरिको। अचानक ही उन्हें एक आवाज आती है और वो दो सांपों को देखते हैं जो कि आपस में उलझे हुए थे। लड़की पूछती है कि क्या वो लड़ रहे हैं जैसे हम दोनों के पेरेंट्स लड़ते हैं और एक दूसरे का गला दबाते रहते हैं, जिस पर लड़का बताता है कि वो लड़ नहीं रहे हैं बल्कि मीटिंग कर रहे हैं। फिर वो दोनों सांप रेंगते हुए एक गड्ढे में गिर जाते हैं। उसी दिन किरी अपने एक दोस्त शिनो के साथ स्कूल से वापस आ रही थी और वो दोनों एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। शिनो बोलती है कि पता नहीं अजामी कहाँ लापता हो गई है। किरी को तो उसकी बहुत याद आती होगी ना, और उसे पुलिस ने भी पूछताछ के लिए बुलाया था। किरी इसका कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो जानती है कि अजामी मर चुकी है। शिनो फिर बोलती है कि पता है अब मरे हुए लोगों को जलाने की जगह दफनाया जाता है क्योंकि जलाने से आसमान में स्पाइरल्स नजर आ रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि फर्नेस में कुछ गड़बड़ है और मौसम भी खराब चल रहा है, इसीलिए आसमान में स्पाइरल्स बन जाते होंगे। ऐसे स्पाइरल्स दूसरे शहरों में भी बने हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब इस टाउन में किसी इंसान को जलाया जाता है, जो कि काफी अजीब है। इसलिए सभी लोगों को दफनाया जाता है ताकि उनके धुएं से स्पाइरल ना बन सके। इस बात से शिनो को काफी डर लग रहा था क्योंकि उनके स्कूल के रास्ते में डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। अब अचानक ही एक लड़का वहां आकर इन्हें डरा देता है। इस लड़के का नाम यामागुची है, जिसे लोग जैक इन द बॉक्स कहकर भी बुलाते हैं क्योंकि ये हमेशा ही लोगों को अचानक से डरा देता है। यामागुची को बचपन से ही किरी पर क्रश है और वो एक बार फिर से उसे आई लव यू बोलता है। शिनो उसे बोलती है कि वो अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है क्योंकि किरी का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। यामागुची बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी किरी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। इतनी सुंदर लड़की को उसके साथ देखकर सभी लोग चौंक जाएंगे। किरी बोलती है कि मुझे परेशान करना बंद करो और वो यहाँ से जाने लगती है। यामागुची चिल्ला के कहता है कि वो हार नहीं मानेगा, एक दिन किरी जरूर उसके प्यार में गिरेगी। किरी अब अपने घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में वो देखती है कि काजुनोरी और यूरिको, इन दोनों के फादर्स उन्हें एक दूसरे से अलग कर रहे थे और उन्हें पीट भी रहे थे। किरी काजुनोरी के पास जाकर उससे पूछती है कि वो ठीक तो है। काजुनोरी जब छोटा था तब उसकी फैमिली इस टाउन में रहने आई थी। वो लोग एक पुराने घर में रहने लगे थे और लोग उसे गरीबों का भी घर कहते हैं। काजुनोरी और यूरिको पड़ोसी हैं और उनका घर बिल्कुल आसपास है, लेकिन उनके पेरेंट्स एक दूसरे से नफरत करते हैं। काजुनोरी को लगता है कि वो लोग सनकी हैं क्योंकि वो इस बात को सहन नहीं कर सकते कि वो कितने गरीब हैं। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। जब दो सनकी लोग आपस में लड़ते हैं तो वो उलझ जाते हैं, इतने कि फिर उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। किरी बोलती है कि लेकिन तुम तो उनकी तरह सनकी नहीं हो। काजुनोरी कहता है कि हाँ, वो और यूरिको अभी इतने पागल नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ रहे तो वो पागल जरूर हो जाएंगे। इसलिए वो दोनों साथ मिलकर भागने का प्लान बना रहे हैं। वो लोग परसों शाम को ट्रेन से बैठकर यहाँ से भाग जाएंगे। वो किरी से प्रॉमिस लेता है कि इस बात के बारे में किसी को भी ना बताए और किरी भी कहती है कि वो नहीं बताएगी। इसके बाद किरी हॉस्पिटल जाती है शुइची की मदर को देखने के लिए। वो शुइची को काजुनोरी के बारे में बताती है कि काश वो दोनों खुशी से रह सकें। शुइची बोलता है कि स्पाइरल के कर्ज की वजह से उनकी फैमिली आपस में लड़ती है। मैंने उनके घरों पर स्पाइरल सेंस किया है। स्पाइरल ही उन्हें सनकी बना रहा है और उनकी आत्माओं को घुमा रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उनके मोहल्ले में
स्पाइरल कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और अब तो पूरा टाउन ही स्पाइरल के कर्ज की चपेट में आता जा रहा है। वो किरी को एक लड़के की फोटो दिखाते हुए बताता है कि जब भी कोई स्पाइरल के कांटेक्ट में आता है तो उसे सभी की अटेंशन अपनी तरफ चाहिए होती है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब शुइची नोटिस करता है कि किरी के बाल बड़े हो गए हैं। किरी अपने घर जाकर आईने में देखती है कि उसके बाल अचानक ही लंबे हो गए थे। अगले दिन किरी जब अपने स्कूल जाती है तो सभी लोग उसके बालों की तरफ घूर रहे थे। क्योको नाम की एक लड़की बोलती है कि किरी तुम्हारे बालों को क्या हुआ? किरी पीछे मुड़कर देखती है कि उसके बाल कर्ली हो गए थे और स्पाइरल का शेप बना रहे थे। किरी को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। क्योको बोलती है कि उसे चोटी बांध लेनी चाहिए। अब क्लास के दौरान अचानक ही किरी की चोटी खुल जाती है और उसके बाल अपने आप ही आपस से कर्ली हो जाते हैं। तभी इन्हें खिड़की पर किसी का चेहरा नजर आता है। सभी बच्चे ये देखकर डर जाते हैं कि कोई स्कूल की बिल्डिंग पर रेंग रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि कातायामा था। ये लोग बाहर से देखते हैं कि कातायामा स्नेल बन चुका है और बिल्डिंग पर रेंग रहा है। वो बहुत ही डरावना दिख रहा था। उसकी आंखें भी स्नेल की तरह बाहर निकल आई थी, लेकिन उसकी इस हालत पर भी क्लास का बुली सुमुरा उस पे हंस रहा था। किरी अब स्कूल से निकलकर हेयर सलून जाती है। वो अपने बाल कटवाकर छोटे करवाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही सलून वाली लड़की किरी के बाल काटने आगे बढ़ती है तो उसके बाल उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की चिल्लाते हुए किरी को मॉन्स्टर बुलाती है और वहाँ से भाग जाती है। किरी के बाल अब अपने आप ही हिल रहे थे और वो धीरे धीरे बड़े भी होते जा रहे थे। उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं तो किरी के बाल उसका गला दबाने लगते हैं। किरी का छोटा भाई मित्सुयो कहता है कि उसके बाल गुस्सा हो गए हैं, इसलिए उसका गला दबा रहे हैं। वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते। किरी के डैड कहते हैं शायद मित्सुयो सही बोल रहा है और वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। ये सुनकर किरी के बाल उसका गला छोड़ देते हैं और उनमें बने स्पाइरल को देखकर किरी की फैमिली पर भी उसका कर्ज लग जाता है। अगले दिन किरी वापस स्कूल में आती है। यहाँ सभी लोग उसके बालों को घूरने लगते हैं, जैसे कि सभी लोग उसके बालों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। क्योको को अब किरी से जलन होने लगती है और वो कहती है कि किरी से ज्यादा अटेंशन लेके रहेगी। इधर सुमुरा अब भी ताकायामा का मजाक उड़ा रहा था और जब वो किरी के बाल देखता है तो उसको भी स्पाइरल का कर्ज लग जाता है। किरी अब उस पिंजरे के पास आती है जिसमें कातायामा को बंद किया गया है। वो पूरी तरह से एक स्नेल बन गया था और अपने शेल के अंदर सो रहा था। टीचर ने उसके पेरेंट्स को बुलाया था जो बताते हैं कि कातायामा कुछ दिनों से घर ही नहीं आया है। टीचर उन्हें पिंजरे के पास ले जाकर बताते हैं कि यही आपका बेटा है। स्नेल को देखकर दोनों डर जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसा मजाक है, ये हमारा बेटा नहीं हो सकता। इतना कहकर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। किरी को कातायामा के लिए बहुत बुरा लगता है और वो नल चालू करके उस पे पानी डालने लगती है क्योंकि स्नेल्स को हमेशा गीला रहना पसंद होता है। किरी जब वापस जाती है तो कई सारे लोग उसके बालों को देखते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं। सुमरा भी उसके पीछे था, लेकिन वो बहुत ही स्लो हो गया था। स्टेशन पर भी लोग बस किरी के बालों को ही घूर रहे थे और शुइची भी उससे मिले बिना ही यहाँ से चला जाता है। अब घर जाते समय किरी को वापस से यामागुची मिलता है और कहता है कि वो उसके लिए एक प्यारा सा तोहफा लाया है, इसे खोलकर देखो। किरी कहती है कि वो इसे नहीं ले सकती, वो पहले ही किसी और को पसंद करती है। यामागुची बोलता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे किरी को उसका सच्चा प्यार दिखाई दे। इसके बाद वो बीच सड़क पे आके खड़ा हो जाता है और किरी से कहता है देखो मैं अपने प्यार की ताकत से उस कार को रोक कर दिखाता हूँ। लेकिन वो कार नहीं रुकती और उस कार के टायर तले कुचले जाने से यामागुची मारा जाता है। वो उसके लिए तोहफे में जैक इन द बॉक्स वाला खिलौना लेकर आया था। अगले दिन जब सब लोग स्कूल जाते हैं तो उन्हें फिर से बिल्डिंग पर एक स्नेल रेंगता हुआ नजर आता है। लोगों को लगता है कि कातायामा अपने पिंजरे से बाहर निकल गया है, पर ये कातायामा नहीं था बल्कि ये तो सुमुरा था। अब उसे भी पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है और दोनों स्नेल्स आपस में मीटिंग करने लगते हैं। अब पीछे से क्योको किरी को आवाज लगाती है। उसने भी अपने बाल किरी के जैसे कर लिए थे ताकि अब उसे भी किरी से ज्यादा अटेंशन मिल सके। वो किरी से लड़ने आई थी, लेकिन किरी को उससे लड़ने का कोई शौक नहीं था। इन बालों की वजह से वो बहुत थक रही थी। क्योको बोलती है कि उनमें से कोई एक ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है। वो किरी पर अटैक कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। किरी के बाल भी क्योको पर अटैक करते हैं और बालों की लड़ाई होने लगती है। तभी शुइची एक कैंची लेकर आता है और क्योको के बाल काटकर किरी का गला आजाद करता है, लेकिन किरी अब तक बेहोश हो गई थी। किरी के बाल शुइची को पूरी तरह से लपेट लेते हैं और किरी नीचे गिर जाती है। ये देख क्योको हंसने लगती है क्योंकि अब सिर्फ वही एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और वो मटकते हुए यहाँ से चली जाती
जाती है। इधर शुइची कैंची से बाल काटते हुए उनमें से बाहर निकलता है और फिर किरी के भी बाल काट के उन्हें छोटे कर देता है। इधर क्योको को सभी लोग घूर रहे थे और उसे मिल रही इस अटेंशन से वो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन ये बाल उसकी सारी एनर्जी चूस लेते हैं जिससे वो बहुत थक जाती है। लेकिन इसे अब और अट्रैक्शन चाहिए थी। वो खंबे को पकड़कर खड़ी हो जाती है और उसके बाल उस खंबे से लिपट जाते हैं जैसे किसी पेड़ से बेलें लिपटती हैं और क्योको की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर किरी को होश आता है और टीचर चिल्लाता है कि कातायामा और सुमुरा अपने पिंजरे से भाग चुके हैं, उन्हें जल्दी ही पकड़कर मारना होगा वरना वो टाउन में आतंक फैला देंगे। उन दोनों के रेंगने के निशान पीछे छूटे हुए थे जिनका किरी और शुइची पीछा करने लगते हैं। उनका पीछा करते हुए वो लोग स्कूल वाली पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहां उनका टीचर कोतोका एक गड्ढे के पास बैठा हुआ था जिनमें ढेर सारे अंडे थे। कोतोका बोलता है कि ये अंडे उन दोनों स्नेल्स ने ही दिए हैं। किरी को समझ नहीं आता कि वो दोनों तो मेल हैं, तो उन्होंने अंडे कैसे दिए। कातायामा बताता है कि स्नेल्स मेल या फीमेल नहीं होते बल्कि वो हर्माफ्रोडिटिक होते हैं। अगर इन अंडों से बच्चे बाहर आ गए तो पता नहीं टाउन का क्या होगा। इसलिए कोतोका अपने पैरों से उन सभी अंडों को फोड़ देता है। किरी उसे अंडे फोड़ने से मना करती है। कोतोका बोलता है कि अब वो लोग इंसान नहीं है और वो सभी अंडों को कुचल देता है। किरी को अचानक याद आता है कि आज तो काजुनोरी और यूरी को भागने वाले हैं और उन्हें देखने के लिए वो दोनों स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। काजुनोरी और यूरी को भागते हुए इनकी तरफ आते हैं और बताते हैं कि बाहर आते हुए उनके पेरेंट्स ने इन्हें देख लिया और वो लोग स्टेशन पर इन्हें रोकने के लिए खड़े हैं। शुइची कहता है कि इन्हें बीच की तरफ जाना चाहिए, वहाँ किसी रास्ते से टाउन के बाहर जा सकते हैं। ये चारों अब बीच की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन काजुनोरी और यूरिको के फादर्स इन्हें देख लेते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए सभी बीच तक आ जाते हैं, लेकिन काजुनोरी और यूरिको बहुत थक गए थे जिससे उनके फादर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। यूरिकी बोलती है कि क्या उन्हें फिर से अलग कर दिया जाएगा, जिस पर काजुनोरी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब से इन्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, वो साथ में उलझेंगे। इतना कहकर काजुनोरी अपने शरीर को मरोड़ लेता है जो देख सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद यूरिको भी खुद को मरोड़ लेती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपस में उलझने लगते हैं, बिल्कुल दो सांपों की तरह। यूरिको के पिता उन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एक स्टील केबल की तरह टाइट हो गए थे। यूरिको कहती है कि हमें अकेला छोड़ दो, वो उनके प्यार को अलग नहीं कर सकते, वो अब हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद वो दोनों रेंगते हुए समंदर के अंदर चले जाते हैं। अब उस रात को अचानक ही इस टाउन का लाइट हाउस जो कि सालों से बंद पड़ा था अचानक चालू हो जाता है। किरी रास्ते में एक औरत को देखती है जो कि बस गोल गोल चक्कर लगा रही थी, जबकि उसे लग रहा था कि वो अपने घर जा रही है, लेकिन वो बहुत देर से एक ही जगह पर चल रही है। किरी सोचती है अब ये क्या नया लफड़ा शुरू हो गया है। स्टेशन के बाहर भी एक आदमी गोल गोल चक्कर लगा रहा था। वो कहता है कि कोई मेरी मदद करो, मैं सीधा नहीं चल पा रहा। एक और लड़की जो कि एक ही जगह पर गोल गोल घूम रही थी। स्कूल में अब सब बातें कर रहे थे कि वो पुराना लाइट हाउस अचानक ही जलने लगा, जबकि वो कई सालों से बिगड़ा पड़ा था। एक लड़की बोलती है उसने सुना है कि अगर कोई उस लाइट हाउस की लाइट में देख ले तो वो पागल हो जाता है और गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। अब अचानक ही गेट खोलकर इनका टीचर कोतोका अंदर आता है जो खुद भी अब एक स्नेल बन चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर हजारों अंडे हों, लेकिन फिर भी बेचारा बच्चों को पढ़ाने आया है। किरी स्कूल से जब घर आती है तो उसे अपना छोटा भाई मित्सुओ मिलता है जो कि जल्दी में कहीं जा रहा था। वो लोग बीच पर जाकर देखते हैं कि एक बोट किनारे से टकरा गई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। कल लाइट हाउस भी चालू था। बोट पर जो 3 लोग थे वो बोट टकराने के बाद उसी पर चक्कर लगाने लगे। तीनों पानी में जा गिरे। लोगों ने एक को तो बचा लिया लेकिन बाकी 2 लोग लापता हैं। एक आदमी बोलता है कि कल रात को 5 एक्सपर्ट लोग लाइट हाउस को चेक करने के लिए अंदर गए थे, लेकिन अब 5 की कोई खबर नहीं है। मित्सु अब अपने कुछ दोस्तों के साथ लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है। किरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो अंदर चले जाते हैं। किरी भी अंदर जाके मित्सु से कहती है कि वो तुरंत नीचे आए, लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं कि ये सीढ़ियाँ कितनी कमाल की हैं, चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। किरी भी ऊपर जाने लगती है लेकिन इन सीढ़ियों पर उसे बहुत थकान हो जाती है, जैसे वो एक ही जगह पर बार बार घूम रही हो। साथ ही उसे यहाँ से कोई चीज जलने की बदबू आ रही थी। अचानक ही किरी सीढ़ियों पर कुछ लाशें देखती है जो कि पूरी तरह से जल गई थी। ये उन्हीं 5 लोगों की लाशें थी जो कल रात लाइट हाउस चेक करने अंदर आए थे। किरी देखती है कि वो बच्चे डर के मारे यहीं बैठ गए थे। वो बताती है कि मित्सुओ और उसके दोस्त ऊपर गए हैं। किरी उनसे कहती है कि वो उन्हें लेने जा रही है, तुम दोनों जल्दी
जल्दी यहाँ से निकलो। किरी अब लाइट हाउस के टॉप पर पहुँच जाती है, जहाँ पर एक बड़ा सा स्पाइरल था। मित्सुओ कहते हैं कि वो हिल नहीं पा रहे, ये स्पाइरल हमें घूर रहा है। किरी कहती है कि ये लाइट हाउस का लेंस है, ये लेंस गोल ही होते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था, जैसे ये पिघल गया हो। अब किरी देखती है कि सूरज ढलने वाला है और ऐसे होते ही लाइट हाउस की लाइट ऑन हो जाएगी। वो समझ जाती है कि लाइट ऑन होते ही यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा और उसी से 5 लोग जलकर मारे गए थे। वो मित्सुओ को लेकर तुरंत ही नीचे जाने लगती है। सूरज ढलते ही लाइट हाउस का लेंस जलने लगा और हीट उनकी तरफ आने लगती है। मित्सुओ का दोस्त ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है और हीट उसे जलाकर राख कर देती है। ये हीट किरी और मित्सुओ तक पहुँच जाती है, लेकिन वो लोग बच जाते हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और किरी लगभग 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती थी। शुइची उसे बताता है कि हमारे कान के अंदर कोकिलिया नाम का एक ऑर्गन होता है जो कि साउंड को डिटेक्ट करता है। उसका शेप एक स्पाइरल की तरह होता है। शुइची की मदर की हालत अब बेहतर हो रही थी, लेकिन वो अब भी स्पाइरल से बहुत डरती है। डॉक्टर कहता है कि उन्हें यूकी को शहर के एक मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देना चाहिए। मेंटल हॉस्पिटल का सुन यूकी थोड़ा डर जाती है। इसी समय शुइची की नजर दीवार पर लगे एक चार्ट पर जाती है, जिसमें कान के अंदर एक स्पाइरल जैसा ऑर्गन था। शुइची नहीं चाहता था कि उसकी मदर को इस ऑर्गन के बारे में पता चले। वो पहले ही स्पाइरल से डर के अपने सिर के बाल और उंगलियां काट चुकी है और उन्हें लगता है कि अब उनके शरीर पर कोई भी स्पाइरल नहीं है। अगर उन्हें कान वाले स्पाइरल का पता चला तो पता नहीं वो क्या करेंगी। तभी शुइची को खिड़की के बाहर एक बड़ा मच्छरों का झुंड दिखता है, जो कि स्पाइरल का शेप बना रहा था। किरी भी कहती है कि आजकल कुछ ज्यादा ही मच्छर हो गए हैं, पता नहीं क्यों, जिस पर शुइची बोलता है कि ये सब उजुमाकी के कर्ज की वजह से हो रहा है। शुइची अब किरी को बाय बोले यहाँ से चला जाता है और किरी 2 लोगों को कहते सुनती है कि आज सुबह 10 से भी ज्यादा प्रेग्नेंट औरतों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वो सब हजारों मच्छरों के काटने से बीमार पड़ गई थी। एक नर्स किरी से आकर कहती है कि मैटरनिटी वार्ड भर चुका है, तो इसे अपना कमरा एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ शेयर करना पड़ेगा। किरी बोलती है कि ये प्रेग्नेंट लेडीज कोई और नहीं बल्कि उसकी कजन केइको है। वो केइको को उसके बेड पर लेटा देती है और उसका सामान निकालने लगती है। किरी को उसके बैग में से एक टूल जैसी चीज दिखती है, जो कि काफी भारी थी। केइको कहती है कि उसे ड्रॉअर में रख दो और किरी ऐसा ही करती है। अब उस आधी रात को जब सभी लोग सो रहे थे तो केइको की आंख खुलती है। इधर किरी के फादर इसी तालाब में मिट्टी भरकर ले जा रहे थे, जिसमें सभी मरने वालों का धुआं जाकर मिलता है। वो उस तालाब के कीचड़ से कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने लगते हैं। अगली सुबह हॉस्पिटल में सभी को पता चलता है कि 3 पेशेंट की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। इन सभी के शरीर पर ढेर सारे छेद के निशान थे और उनके शरीर का सारा खून सूख चुका था। शायद उनका मर्डर हुआ था, पर रात में किरी ने कुछ नहीं सुना। सभी को बस मच्छरों की आवाज आ रही थी। किरी केइको को बताती है कि आज रात यहाँ 3 लोगों का मर्डर हो गया। ये कितनी अजीब बात है। केइको को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो अपने बच्चे की बात करने लगती है, जो कि उसके पेट में ही हिलने लगा था। तभी शुइची यहाँ आ जाता है। वो अपने साथ एक मॉस्किटो स्प्रे लाया था। जैसे ही वो एक मच्छर को उड़ते हुए देखता है, वो उस पर स्प्रे छिड़क देता है, जिससे मच्छर तो मर जाता है, लेकिन केइको की हालत खराब हो जाती है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। शुइची उस मच्छर को उठाते हुए किरी से कहता है कि क्या तुम जानती हो, सिर्फ मादा मच्छर ही खून पीती है, जिनके पेट में अंडे होते हैं। वो खून पीकर अपने अंडों का पालन पोषण करती है। तभी एक नर्स यहाँ आकर शुइची को कमरे से बाहर निकाल देती है और किरी भी खिड़की खोल देती है, जिससे केइको की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। अब सोते समय किरी केइको से कहती है कि ध्यान रखना कोई मच्छर तुम्हें काट ना ले, लेकिन जिस पर केइको कहती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मच्छर पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। इतना कहकर केइको सो जाती है। अब आधी रात को मच्छर के भिनभिनाने से किरी की नींद खुलती है। वो कमरे के बाहर जाकर देखती है, जहाँ पर लाखों मच्छरों की आवाज आ रही थी, लेकिन ये कोई मच्छर नहीं बल्कि ढेर सारी प्रेग्नेंट औरतों का झुंड था। इन सभी के हाथों में एक एक ड्रिल मशीन थी और ये ज़ॉम्बीज की तरह चल रही थी। किरी अब एक औरत का पीछा करती है, जो कि एक पेशेंट के पास जाकर उसके गले में ड्रिल से छेद करती है और फिर उसका सारा खून पीने लगती है। इन सब प्रेग्नेंट औरतों पर मच्छर वाला कोई कर्स लग गया होगा। ये देख किरी चौंक जाती है और वो औरत उसे देख लेती है और वो किरी
किरी का पीछा करने लगती है। किरी वैसाखी की वजह से दौड़ नहीं पाती। वो औरत उसे मारने ही वाली थी कि तभी आवाजें सुनकर एक और पेशेंट बाहर आ जाता है और वो औरतें उस आदमी को घेर लेती हैं। एक औरत हवा में स्पाइरल का शेप बनाती है जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है और फिर सभी उसके शरीर में छेद करके उसका खून पीने लगते हैं। एक नर्स जब ये देख लेती है तो उसे भी औरतें मार डालती हैं। आज के लिए इन्होंने काफी सारा खून पी लिया था तो ये वापस अपने कमरे में जाने लगती हैं। लेकिन किरी को इनका सीक्रेट पता चल गया था तो वो उसे मारने उसके पीछे पड़ जाती है। किरी वापस अपने कमरे में आकर गेट बंद करने की कोशिश करती है और केइको को मदद करने के लिए बुलाती है। लेकिन केइको तो खुद इन सब औरतों की तरह पजस हो गई थी। वो अलमारी से अपनी ड्रिल निकाल लेती है जो किरी ने उसके बैग में देखी थी। केइको किरी से कहती है कि मुझे अपना सारा खून दे दो। ये सब औरतें भी अब किरी को घेर लेती हैं। अचानक ही किरी के हाथ वो मॉस्किटो स्प्रे लग जाता है जो कि शुइची यहाँ लेकर आया था। किरी इन सभी औरतों पर स्प्रे मार देती है और वो मच्छरों की तरह डर के यहाँ से भाग जाती हैं। इधर यूकी अपने कमरे में सो रही थी। उसके कान में एक कीड़ा घुसने की कोशिश करता है। यूकी उस कीड़े को दूर फेंक देती है और वो घूमकर स्पाइरल का शेप ले लेता है जिसमें यूकी को फिर से अपना मरा हुआ पति दिखता है जो कि यूकी से कह रहा था कि मेरी जान मेरी तरह स्पाइरल बन जाओ। मैं तुम्हारे कान के अंदर जो स्पाइरल है उसमें घुसना चाहता हूँ और वहीं पर सोना चाहता हूँ। अगली सुबह तक सारी प्रेग्नेंट औरतें नॉर्मल हो गई थी। उनके कपड़ों से खून के निशान भी गायब हो गए थे। किरी डॉक्टर को बताती है कि उसने रात में क्या देखा कि ये प्रेग्नेंट औरतें लोगों का खून पी रही थी, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि किरी ने कोई बुरा सपना देखा होगा और वो लोग मच्छरों के काटने से मरे हैं क्योंकि उनके शरीर पर ड्रिल के निशान भी गायब थे। तो कोई भी किरी की बात नहीं मानता कि इन औरतों ने अपने बच्चों के लिए खून पिया है और ये खून पिए बच्चे कुछ दिन में पैदा होने वाले थे। इधर यूकी शुइची को बताती है कि उसके कान के अंदर एक स्पाइरल है, ऐसा उसके पिता ने बताया था। शुइची उनसे कहता है कि उसके फादर मर चुके हैं और उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन यूकी जिद करती है कि वो अपनी आंखों से चार्ट को देखेगी। वो डॉक्टर के ऑफिस जाती है लेकिन उसने वो चार्ट हटा दिया था। डॉक्टर यूकी से कहता है कि वो चार्ट बहुत पुराना हो गया था इसलिए हमने उसे निकाल दिया। यूकी अब डॉक्टर से पूछती है कि मुझे सच सच बताओ क्या मेरे कान के अंदर एक स्पाइरल है। डॉक्टर अब उसे झूठ बोलता है कि नहीं तो तुम्हारे शरीर में अब कोई स्पाइरल नहीं है। नर्स अब यूकी को वापस उसके कमरे में ले जाती है और उसे एक बोतल चढ़ा देती है। यूकी को अब उस बोतल के अंदर स्पाइरल नजर आने लगता है और सेइतो की आवाज आती है जो कह रहा था कि वो स्पाइरल तुम्हारे कान के अंदर है। यूकी अपने हाथ से सुई निकालकर बोतल को गिरा देती है लेकिन वो सुई भी एक स्पाइरल थी। सेइतो की आवाज यूकी को बार बार सुनाई दे रही थी। उसे लगता है कि वो उसके कान के अंदर घुस चुका है तो यूकी ड्रॉअर में से एक कैंची निकालती है और उसे अपने कान के अंदर घुसा देती है। इधर डॉक्टर और शुइची बात कर रहे थे कि अच्छा हुआ उन्होंने वो चार्ट पहले ही निकाल दिया, यूकी को किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है। तभी उन्हें यूकी के चिल्लाने की आवाज आती है। उसके कान पर पट्टी बांध दी जाती है पर यूकी अब भी स्पाइरल से डर रही थी और डरते हुए ही यूकी की मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को जलाने पर भी आसमान में स्पाइरल बन जाता है। इधर किरी के फादर को अपनी भट्टी के अंदर स्पाइरल्स नजर आ रहे थे। कुछ दिनों बाद सभी प्रेग्नेंट औरतें बच्चों को जन्म दे देती हैं जो अभी तो नॉर्मल ही लग रहे थे। किरी जब खाना खा रही थी तो उसमें मशरूम भी थे जिसका स्वाद उसे बहुत ही बेकार लग रहा था। वो शुइची को बताती है कि इन मशरूम से खून की बदबू आ रही है जैसे कि ये मीट हो। शुइची मशरूम में बने स्पाइरल से देखकर डर जाता है। वहीं हॉस्पिटल में बाकी लोग इन मशरूम्स के दीवाने हो गए थे। उन्हें वो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि ये मशरूम सेहत के लिए अच्छे हैं, वो ये लोग जितने चाहे खा सकते हैं। शुइची और किरी जब बच्चों वाले रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये बच्चे बिल्कुल बड़ों की तरह आपस में बातें कर रहे थे और वो देखने में सेम थे। ये बच्चे कहते हैं कि मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, मुझे वापस उसी गर्म जगह में जाना है। ये लोग वापस अपनी मदर के पेट में जाने की बात कर रहे थे। एक बच्चा पूछता है क्या ये मुमकिन है, जिस पर दूसरा बच्चा बोलता है कि बिल्कुल, जिस डॉक्टर ने हमें बाहर निकाला है वो वापस हमें अंदर भी डाल सकता है। वो इस समय माकियों को अंदर डाल रहा होगा। इसके बाद इस बच्चे का पेट फूलने लगता है और उसमें से एक बड़ा सा मशरूम बाहर निकलता है। किरी और शुइची ये देखकर हैरान थे। तभी इन्हें डिलीवरी रूम से केइको की आवाज आती है। जब ये उसमें जाते हैं तो इन्हें अंदर ढेर सारे मशरूम पड़े मिलते हैं। तभी वो डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता है। किरी उससे पूछती है कि केइको कहाँ है। डॉक्टर कहता है कि बच्चों की क्यूटनेस ही उनका हथियार होता है। वो इन बच्चों की नाल कितनी बार काट चुका है लेकिन वो फिर से उनके पेट में उग जाती है, जिसका मतलब है कि वो लोग वापस अपनी माँ के पेट में जाना चाहते हैं। किरी
समझती है कि मशरूम पर बने स्पाइरल से डॉक्टर भी पागल हो चुका है। डॉक्टर आगे कहता है कि वो मशरूम ही बच्चों का नाल है जो कि काटने के बाद अपने आप ही ग्रो हो रही है। डॉक्टर अब एक मशरूम को उठाकर खाने लगता है क्योंकि वो उसे हेल्दी मानता है और यही मशरूम आज सबके खाने में डाले गए थे, इसलिए किरी को उसमें मीट की बदबू आ रही थी। शुइची अब ऑपरेशन रूम खोलकर देखता है डॉक्टर ने केइको के बच्चों को वापस उसके पेट में डालकर ऊपर से टांके मार दिए थे। अब बच्चे का पेट भरने के लिए केइको खून पीना चाहती है तो डॉक्टर किरी को पकड़कर उसे केइको के पास ले जाने लगता है। केइको अपनी सुई जैसी जीभ को बाहर निकालती है लेकिन किरी के हटने से वो जीभ डॉक्टर के गले में जा लगती है और केइको डॉक्टर का सारा खून चूस लेती है। शुइची किरी को लेकर यहाँ से बाहर निकलता है और वो पेशेंट से इस कमरे के मशरूम को देखकर उन्हें खाने लगते हैं और केइको खून पीने के लिए उन दोनों पर टूट पड़ती है। इसके आगे क्या हुआ कोई नहीं जानता। किरी को अब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। किरी के वापस घर आने की खुशी में उसकी फैमिली एक वेलकम पार्टी रखती है जिसमें वो शुइची को भी बुलाते हैं। शुइची किरी से कहता है कि तुम्हारा घर ड्रैगन फ्लाई तालाब के पास है जो कि मरे हुए लोगों के स्पाइरल से दूषित हो गया है। शाम को सभी लोग डिनर करने बैठते हैं और शुइची तो खाने पर टूट पड़ता है क्योंकि बेचारे के माँ बाप दोनों ही मर चुके हैं और उसे ठीक से खाने को नहीं मिलता। किरी के पेरेंट्स शुइची से कहते हैं कि वो कभी भी उनके घर आ सकता है। अब खाना खाते हुए शुइची को प्लेट्स पर बने स्पाइरल से दिखते हैं जिन्हें देख वो डर जाता है। ये प्लेट्स किरी के फादर यासुओ ने बनाई थी। यासुओ शुइची से कहता है कि तुम स्पाइरल्स देख सकते हो ना, तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था कि असली कला क्या होती है। उन्होंने कहा था कि मैं अपने बर्तनों में स्पाइरल्स बनाने लगूं। जो सुन उसकी आंखें खुल गई थी और वो अब यही कर रहा है। खाने के बाद किरी की मॉम कहती है कि बेचारा शुइची ठीक से खा भी नहीं पाया। मित्सुओ किरी को बताता है कि उसके फादर अब अजीब बर्तन ही बना रहे हैं। किरी उनके कमरे में जाकर देखती है जिनमें ढेर सारे स्पाइरल से शेप के बर्तन पड़े हुए थे लेकिन साथ ही उनमें इंसानों के चेहरे भी दिखते हैं। दो चेहरे तो बिल्कुल शुइची की मॉम और डैड जैसे दिख रहे थे। यासु अब भट्टी के सामने बैठता है जिसमें वो अपने बर्तन पकाने के लिए डालता है लेकिन भट्टी के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मानो जितने भी लोगों के स्पाइरल्स तालाब में जाकर मिले थे उनकी आत्माएं यासुओ के बर्तन में आ गई हैं जो कि अब भट्टी के अंदर जल रही थी। शुइची यहाँ आकर बोलता है कि उसे भट्टी के अंदर देखना है, कोई तो है जो उसे भट्टी के अंदर से पुकार रहा है। यासुओ शुइची को यहाँ से चले जाने को कहता है मगर शुइची को भट्टी के अंदर से अपनी मॉम और डैड की आवाज आने लगती है। शुइची अब एक ईंट उठाकर भट्टी का मुंह तोड़ देता है जिससे उसके अंदर की कई सारी आत्माएं बाहर निकल जाती हैं। यासुओ और शुइची तुरंत वहाँ से बाहर निकलते हैं और भट्टी के साथ वो पूरा कमरा ही जल जाता है। कुछ दिन बाद इनके शहर में एक खतरनाक तूफान आता है। लोगों को घर में रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि बाहर जोरों से आंधी चल रही थी और धुआंधार बारिश हो रही थी। ये तूफान अब आगे बढ़ने की बजाय इसी शहर पे आके रुक जाता है जो कि काफी अजीब बात थी। न्यूज वालों को खंबे से चिपकी हुई क्यूको भी दिखाई देती है और इन्हें लगता है शायद वो तूफान में मारी गई होगी। वो तूफान किरी के घर के ऊपर आके रुक जाता है और किरी को ऐसा भी लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। ये आवाज मित्सुओ को भी सुनाई देती है और वो कहता है ये तूफान की आंख है जो कि उसे बुला रही है। किरी को इस बात पे यकीन नहीं होता पर तभी शुइची यहाँ आ जाता है और वो किरी को लेके भागने लगता है। तभी एक पेड़ टूटकर उनकी तरफ आता है पर ये उससे बच जाते हैं। शुइची कहता है कि वो तूफान किरी के पीछे पड़ा हुआ है, अगर वो घर में रहती तो उसकी पूरी फैमिली मारी जाती। इस तूफान को किरी से प्यार हो गया है इसलिए वो उसका नाम पुकार रहा था। तूफान अब किरी के आसपास के घरों को तबाह कर देता है जिससे किरी एक मलबे में फंस जाती है। अब एक लड़की किरी को बाहर निकालने के लिए उनकी मदद करने आगे आती है लेकिन वो तूफान लड़की को किरी समझकर अपने अंदर खींच लेता है लेकिन बाद में उसे थूक भी देता है जिससे वो मारी जाती है। तूफान से छुपने के लिए ये लोग एक पुल के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। अगर ये तूफान ऐसे ही रहा तो इनके पूरे टाउन का सफाया हो जाएगा। अब एक मिरर से तूफान इन्हें देख लेता है तो ये लोग एक गटर में उतरने लगते हैं लेकिन गटर के पानी में एक बवंडर बन जाता है जिसमें घूमते हुए ये दोनों उस तूफान की तरफ खींचे चले जाते हैं लेकिन उस ड्रैगन फ्लाई तालाब के ऊपर आते ही ये सारा तूफान उसमें समा जाता है और शुइची और किरी को बाहर निकाल लिया जाता है। तालाब के आसपास के सारे घर इस तूफान ने बर्बाद कर दिए थे तो किरी की फैमिली को रहने के लिए उसी गरीबों के मोहल्ले में घर दिया जाता है जिसमें टूटे पुराने घर थे। ये लोग बात कर रहे थे कि इतने पुराने घर इस तूफान में कैसे सही सलामत बच गए। वहीं हम देखते हैं कोई आदमी घर के छेद से किरी को देख रहा था। रात को इन्हें अपने पड़ोस से डरावनी आवाजें आती हैं। मित्सुओ कहता है कि उसने सुना था कि इस मोहल्ले में एक मॉन्स्टर रहता है, ये आवाज जरूर उसकी ही होगी। जिस पर मित्सुओ की माँ कहती है कि मॉन्स्टर जैसा कुछ नहीं होता, इनके शहर में इतने बड़े बड़े कांड हो गए
है फिर भी माताजी ऐसा बोल रही थी। तभी दरवाजे पर इनका पुराना पड़ोसी बाबा काशी आता है। इसका भी घर तूफान में टूट गया था, तो ये भी इसी मोहल्ले में रहने आया है। बाबा काशी बताता है कि उनके पड़ोस में एक बूढ़ी माँ और उनका बेटा रहता है। उनके शरीर पर किसी तरह की बीमारी है जिससे वो थोड़ा डरावना दिखता है और ये आवाजें भी उसी की हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर रहता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ आधी रात को इन्हें फिर से किसी के रोने की आवाज आती है, लेकिन ये आवाज किसी औरत की थी। किसी को लगता है कि उस बूढ़ी अम्मा को मदद चाहिए। वो उनके पास जाती है। वो अम्मा कहती है कि मेरा बेटा मर गया है और हम उसके हाथ पर बीमारी की वजह से उगे हुए कांटे भी देख पाते हैं। किरी अंदर जाकर उसके बेटे की लाश देखती है और डर जाती है। अगली सुबह एम्बुलेंस लाश को लेकर जाती है और उस अम्मा को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बाबा काशी किरी से पूछता है कि उसकी लाश कैसी दिख रही थी, जिस पर किरी कहती है कि उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बाबा काशी बोलता है कि उसने उनके घर में झांका था जहाँ पर उनका बेटा सोता है, वहाँ ढेर सारे छेद बने हुए थे। किरी वापस अपने घर में आ जाती है और वो आदमी बाबा काशी ही है जो कि घर के छेद में से किरी को घूरता है, क्योंकि वो किरी के पीछे पागल है। तभी वो नोटिस करता है कि बूढ़ी अम्मा वाली बीमारी उसमें भी फैल गई है और उसके शरीर पर भी कांटे उग गए थे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और तभी मित्सुओ देखता है कि उनकी दीवार पर कांटे लग रहे हैं। ये बाबा काशी था जिसके पूरे शरीर पर ढेर सारे सींग उग गए थे और वो एक मॉन्स्टर लग रहा था। वो अपने पास में से एक चूहा पकड़कर खा लेता है और उसके बाद किरी की तरफ बढ़ने लगता है। किरी दरवाजा खोलकर घर के बाहर आती है जहाँ जोरों की आंधी चल रही थी। एक खंबा उड़ते हुए आता है और बाबा काशी के सिर में घुसकर उसे अपने साथ उड़ा ले जाता है। इसके बाद उन्हें जंगल में से एक उछलती हुई लाश आती दिखती है। ये उसी लड़के यामागुची की लाश है जो कि कार के नीचे आकर मर गया था। वो खुद अब एक जैक इन द बॉक्स की तरह उछल रहा था। उसके शरीर में एक स्प्रिंग था जिससे उछलते हुए वो किरी की तरफ आने लगता है। ये स्प्रिंग कार के सस्पेंशन का था जिसे उसके शरीर में से किसी ने निकाला ही नहीं और उसकी लाश उछलते हुए यहाँ तक आ गई थी। इसके बाद हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि न्यूज रिपोर्टर हैं। ये लोग टनल से कुरुजो टाउन की तरफ जा रहे थे। उस टाउन में अब तक 6 तूफान आ चुके हैं और उसका बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट गया था। किसी को नहीं पता कि वहाँ रहने वाले 6000 लोगों का क्या हुआ और यही पता लगाने लोग टाउन में जा रहे थे। इससे भी पहले कई रिपोर्टर्स टाउन में भेजे जा चुके थे, लेकिन उनकी फिर कोई खबर नहीं आई। ये लोग जैसे ही टनल पार करके टाउन के अंदर आते हैं, एक टॉर्नेडो उनके पीछे पड़ जाता है और उनकी कार को उठा के पटक देता है। इस एक्सीडेंट में ची नाम की लड़की बच जाती है, लेकिन उसके बाकी दोनों साथी मारे गए थे। ची अब मदद बुलाने टाउन की तरफ जाने लगती है, लेकिन यहाँ सांस लेने में भी उसे काफी दिक्कत हो रही थी। ची सड़क पर ढेर सारे कार पलटी हुई देखती है, यानी कि इनसे पहले आए न्यूज रिपोर्टर्स का भी यही हाल हुआ है। ची अब शहर को देखती है, वो पूरा शहर तहस नहस हो गया था। उसे आसपास में एक न्यूज हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, लेकिन एक टॉर्नेडो में फंसकर वो हेलीकॉप्टर भी नीचे गिर के क्रैश हो जाता है। ची जब टाउन में आगे बढ़ती है तो उसे ढेर सारी लाशें दिखती हैं जो कि मलबे में फंसकर मारे गए होंगे और टाउन के बीचों बीच उसे ड्रैगन फ्लाई तालाब नजर आता है जिसका पानी अब वर्लपूल की तरह घूम रहा था। अब अचानक ही टाउन का सायरन बजने लगता है और ची अपनी तरफ 4 टॉर्नेडोज को आती देखती है। तभी ची को अपने पीछे किरी और मित्सुओ नजर आते हैं जो कि उसे छुपने को बोलते हैं। इन चारों टॉर्नेडो के अंदर 4 लोग थे जो कि इसमें बटरफ्लाई की तरह उड़ रहे थे। वो लोग इन टॉर्नेडोज की मदद से स्कूल की बिल्डिंग पर हमला करते हैं और उसे भी गिरा देते हैं। मित्सुओ ये देख बोलता है कि ये मजेदार लगता है, उसे भी बटरफ्लाई गैंग को ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन किरी उसे मना करती है क्योंकि कई लोग उस गैंग की कॉपी करने के चक्कर में मारे गए हैं। इसके बाद ची उन दोनों को बताती है कि वो तोयो टीवी की रिपोर्टर है। ये सुनकर मित्सुओ चिल्ला उठता है क्योंकि उसने इस रिपोर्टर को टीवी पर देखा था। किरी मित्सुओ से कहती है कि चिल्लाओ मत और धीरे धीरे चलो। किरी अब ची को बताती है कि इस टाउन में 6 तूफान आए थे और सभी उस ड्रैगन फ्लाई तालाब में जाकर समा गए, जिससे अब इस टाउन की एनर्जी काफी अजीब हो गई है। अब अगर कोई यहाँ जोर से चिल्ला भी दे तो उसकी आवाज से एक टॉर्नेडो बन जाता है। ये लोग कोई तेज हरकत भी नहीं कर सकते और इसलिए अब इन्हें कछुए की तरह धीरे धीरे चलना पड़ता है। किरी ची को तेज सांस लेने से भी मना करती है। ये सुन ची बोलती है कि ये बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा है। ऐसा कहा जाता है कि एक बटरफ्लाई के पंख की हवा भी दुनिया के किसी कोने में एक तूफान का रूप ले सकती है। किरी अब ची को उसी रो हाउस में लेकर आती है जहाँ ये लोग अब तक छिपे हुए थे, लेकिन अब इस घर में टाउन के बाकी लोग भी आ गए थे क्योंकि सभी के घर तूफान में तबाह हो गए हैं। इस पूरे टाउन में सिर्फ यही घर है जिसमें ये लोग सुरक्षित हैं। ये लोग ची को देखकर बोलते हैं कि अब और जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ। किरी कहती है कि सबसे पहले
पहले तो हम इस घर में रहने आए थे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वहीं शुइची बोलता है कि स्पाइरल्स ने पूरे टाउन को पागल कर दिया है। अब ये सुन एक आदमी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो कब से यही बड़बड़ कर रहा था। इसलिए वो शुइची को उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। वो लोग किरी के मॉम डैड को भी घर से निकालकर दरवाजा बंद कर देते हैं। ये लोग अब सोचते हैं कि वो कहाँ रहेंगे, क्योंकि सारे रॉ हाउस इसी तरह से भर गए थे और किसी में जगह नहीं थी। ची बोलती है कि उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस टाउन से बाहर निकल जाना चाहिए, पर उसे बताया जाता है कि इस टाउन से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। किरी का फादर बोलता है कि मुझे तो यहीं रहकर अपने मिट्टी के बर्तन बनाने हैं। मैं फिर से अपनी भट्टी बनाऊंगा और स्पाइरल वाले बर्तन बनाकर अपनी कला को जिंदा रखूंगा, लेकिन पहले मुझे ड्रैगन फ्लाई तालाब से मिट्टी लेकर आनी होगी। उसकी वाइफ मना करती है, क्योंकि वो तालाब अब एक बड़ा सा वर्लपूल बन चुका था। वहीं शुइची अकेले में बोल रहा था कि सब पागल हो चुके हैं और अब अंत के करीब है। ये टाउन जल्दी ही एक स्पाइरल में बदल जाएगा। ची तभी कुछ देखकर चिल्लाती है और उसकी चीख से एक टॉर्नेडो बन जाता है। उसे वो स्नेल्स दिखाई दिए थे। किरी उसे बताती है कि ये स्नेल्स कभी इंसान हुआ करते थे, लेकिन टाउन के कर्ज ने उन्हें ऐसा बना दिया और अब इनकी तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। तभी मित्सुओ को कहीं से खाने की खुशबू आती है, जैसे कि कोई मीट पक रहा हो। वो खुशबू का पीछा करता है तो देखता है कि ये वही टॉर्नेडो गैंग है जो कि आग पर और कुछ नहीं बल्कि उन स्नेल्स को पका रहे थे। पकाने के बाद वो उनके अंदर के मांस को खाने लगते हैं। ये गैंग किरी और मित्सुओ को भी खाने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन किरी बोलती है कि वो स्नेल्स कभी इंसान हुआ करते थे। गैंग के लोग कहते हैं कि तो क्या हुआ, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, तुम लड़कियां भी हमारी गैंग ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें रानियों की तरह रखेंगे। किरी कहती है कि उसे उनकी बटरफ्लाई गैंग ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर गैंग का लीडर कहता है कि अब हम बटरफ्लाई नहीं बल्कि ड्रैगन फ्लाई गैंग है, क्योंकि अब हम मांसाहारी बन गए हैं। किरी का डैड इन लोगों को लड़कियों से दूर रहने को कहता है, तो ये लोग फूंक मार के एक टॉर्नेडो बना देते हैं, जिसमें किरी का फादर उड़ के कहीं दूर चला जाता है। किरी अब उस आदमी को धक्का मार देती है, जिससे वो भी टॉर्नेडो में फंस जाता है। लेकिन इन लोगों ने टॉर्नेडो में उड़ना सीख लिया था। ये सब अब अपने अपने टॉर्नेडो को बुलाकर किरी और ची को उसमें उड़ा देते हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं, लेकिन उनका टॉर्नेडो ड्रैगन फ्लाई तालाब की तरफ खिंचा चला जा रहा था। तभी शुइची एक खंबे को पकड़कर किरी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो दोनों टॉर्नेडो के बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाकी गैंग समय रहते भाग नहीं पाती और सभी लोग अपने टॉर्नेडो के साथ उस तालाब के अंदर खींचे चले जाते हैं। इसके बाद इन्हें वॉलंटियर्स का एक ग्रुप मिलता है, जो कि 5 दिन पहले यहाँ आए थे, लेकिन अब इसी टाउन में फंस गए हैं। उन्होंने यहाँ से बाहर निकलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये जिस रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करते, ये वापस टाउन में ही आ जाते। टाउन के एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ पहाड़। एक आदमी ने टनल से वापस जाने की कोशिश की, लेकिन टनल खत्म ही नहीं हो रही थी और फिर वो मुड़ना शुरू हो गई और उन्हें अंधेरे की तरफ खींचने लगी। तो ये लोग वापस मुड़कर टाउन में ही आ गए। इन्होंने समुद्र के रास्ते भी निकलने की कोशिश की, लेकिन सारी बोट से तूफान में बर्बाद हो गई। तो ये खुद ही एक नाव बनाने लगे। तभी इन्हें एक और ग्रुप दिखाई दिया, जो कि नाव बनाकर यहाँ से जा रहे थे, लेकिन अचानक ही समुद्र में एक वर्लपूल बन गया, जिसने सभी लोगों को निकल लिया। लगता है यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कम से कम ये लोग बाकियों की तरह अब तक पागल तो नहीं हुए। ये लोग किरी से पूछते हैं कि वो कहाँ रहती है, जिस पर वो बताती है कि सारे रॉ हाउस भर चुके हैं और उसकी मदर एक टॉर्नेडो में घायल हो गई थी, इसलिए वो चल नहीं सकती। वो लोग अपने पुराने घर के मलबे के नीचे रुके हुए हैं। किरी की मदर पूछती है कि उसके फादर मिले क्या। किरी बताती है कि उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसके फादर नहीं मिले। अब उसकी मदर ये सोचकर रोने लगती है कि वो मर गए होंगे। अब तानीजाकी नाम का एक वॉलंटियर कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, शायद किसी रॉ हाउसमैन के लिए जगह बची होगी। तो ये इस तरफ जाने लगते हैं। इन्हें एक बात समझ नहीं आती कि कंक्रीट की बिल्डिंग भी तूफान में तबाह हो गई, तो फिर ये रॉ हाउस अब तक ठीक कैसे है। किरी बताती है कि वो घर बहुत समय पहले बनाए गए थे, शायद इसलिए उसने कभी गिने नहीं, पर ऐसे करीब 7-8 घर हैं जो कि पूरे टाउन में बने हुए हैं। तानीजाकी कहता है कि उनमें से किसी में तो जगह होगी ही, लेकिन अगर वो इतना धीरे धीरे चलते रहे तो वहाँ पहुँचने से पहले ही अंधेरा हो जाएगा। इसके बाद ये किरी को अपना नाम बताते हैं और दूसरे वॉलंटियर का नाम ताकेमोतो था, जो कि यहाँ पुराने रिश्तेदार को ढूंढने आया था, पर खुद ही फंस गया। ये लोग अब बहुत थक गए थे। एक आदमी बोलता है कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है। जब वो उसकी शर्ट हटाकर देखते हैं तो वो एक स्नेल में बदल रहा था। शुइची कहता है कि ये ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया है और
जल्दी ही ये एक स्पाइरल बन जाएगा। शायद वो लोग इतने धीरे धीरे चल रहे हैं इसलिए ये उजुमाकी का कर्ज उन्हें जल्दी लग रहा है और इसलिए अब ज्यादा लोग स्नेल्स में बदल रहे थे। शायद अगला नंबर इनका होगा। ये सुन सभी लोग डर जाते हैं और अपनी पीठ चेक करने लगते हैं। एक और आदमी था जिस पर ये कर्ज लग गया था। तानीजाकी कहता है कि उन्हें जल्दी किसी रॉ हाउस के अंदर जाना होगा। अब वही शहर की सबसे सुरक्षित जगह है। ये लोग अब एक रॉ हाउस के पास जाते हैं तो उसके बाहर पहले ही कई लोग खड़े हुए थे जो कि अंदर जाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो बाहर रहे तो स्नेल्स बन जाएंगे। लेकिन अंदर के लोग उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि अंदर अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो स्नेल्स बने या कुछ और। ये लोग अब जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो 3 लोग अपना सर बाहर निकालकर जोर से फूंक मारते हैं और उन्हें उड़ा देते हैं। ये लोग भी अब घर की तरफ फूंक मारते हैं और फिर एक लकड़ी से दरवाजा तोड़ देते हैं। लेकिन फिर ये देखते हैं कि अंदर सच में जगह नहीं थी। कोई ना कोई चोरी से घर के अंदर घुसता ही रहा, जिससे अंदर इतने लोग हो गए कि इनके शरीर आपस में ही उलझ गए हैं और अब ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं। इन लोगों के वजन से अब घर की लेफ्ट और राइट साइड की दीवार भी टूट जाती है, जिससे कई लोग घर के बाहर आ जाते हैं। वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए टूटी हुई लकड़ियों से घर को लंबा करने लगते हैं। ये आइडिया तानीजाकी को भी काफी अच्छा लगता है। वो लोग रॉ हाउस को साइड से लंबा कर सकते हैं और वो यही करने का सोचता है ताकि उनके लिए जगह हो जाए। बाकी लोग कहते हैं कि हमें यहाँ रहना नहीं है बल्कि यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो किसी रॉ हाउस चले भी गए तो उनके शरीर भी ऐसे ही उलझ जाएंगे और उनकी सारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। तभी एक टॉर्नेडो उनकी तरफ आता है जो कि 2 लोगों को उड़ा ले जाता है। तानीजाकी कहता है कि वो पहले से ही नर्क में है, या तो यहाँ रहकर टॉर्नेडो से मारे जाओ या तो रॉ हाउस के अंदर जिंदा रहो। तभी इन्हें समुद्र में रेस्क्यू शिप्स दिखाई देते हैं। इन्हें बचाने के लिए मिलिट्री आ गई थी, जो देख सभी लोग खुश होने लगते हैं। लेकिन वो सारे जहाज भी समुद्र में बने वर्लपूल के अंदर समा जाते हैं। रात हो गई थी और सबको भूख लग रही थी। तभी एक आदमी को वहीं स्नेल्स वाला मीट दिखाई देता है जो कि वो ड्रैगन फ्लाई गैंग खा रही थी। ये जानते थे कि ये इंसान का मीट है, लेकिन इनके पास कोई और चॉइस नहीं थी क्योंकि यहाँ खाने को कुछ और नहीं है। तो ये लोग स्नेल्स का मीट ही खाने लगते हैं जो कि इन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ये अपने साथी ओकामोतो की तरफ देखने लगते हैं कि जब वो स्नेल बन जाएगा तो हम उसको भी पका के खा लेंगे। ये लोग किरी को भी मीट खाने को बोलते हैं। किरी को पहले तो झिझक हो रही थी, लेकिन फिर वो देखती है कि शुइची भी मीट खा रहा था तो वो भी इसके लिए मान जाती है। किरी कुछ मीट को थैले में डालकर अपनी मदर के लिए भी लेके जाती है, लेकिन वो देखती है कि मित्सु अकेला ही मलबे में फंसा हुआ था। वो बताता है कि एक टॉर्नेडो उसकी मदर को उड़ा ले गया और जब वो मित्सुओ की पीठ देखते हैं तो उसे भी स्नेल वाला कर्ज लग चुका था। किरी कहती है कि अगर वो मित्सुओ को स्नेल बनने से पहले टाउन से बाहर निकल गए तो वो जरूर वापस नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो वापस आकर अपने मॉम और डैड को भी ढूंढ लेगी। टनल और समुद्र से तो ये जा नहीं सकते, तो पहाड़ों के रास्ते यहाँ से निकलने का सोचते हैं। वो एक रास्ता पकड़कर उसी दिशा में चलने लगते हैं, पर शुइची बार बार कह रहा था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। पहाड़ के ऊपर से ये लोग देखते हैं कि सभी रॉ हाउस ड्रैगन फ्लाई तालाब के आसपास ही बने हैं। इन्हें तानीजाकी भी नजर आता है जो कि एक रॉ हाउस को लंबा करने में लगा हुआ था। वो इन्हें देखकर चिल्लाकर कहता है कि मैं इस रॉ हाउस को बड़ा कर लूंगा, तब तुम भी यहाँ आ जाना। और उसके चिल्लाने से उनकी तरफ एक टॉर्नेडो बन जाता है। तभी टाउन का सायरन बजने लगता है। टाउन में कोई बिजली नहीं है, फिर भी सायरन डेली टाइम पर बज जाता है। अब ये चलते हुए जंगल में काफी अंदर पहुंचते हैं। तभी इन्हें अपने सामने एक ग्रुप आता दिखाई देता है। इन्हें लगता है कि ये नए लोग हैं जो टाउन में आ रहे हैं, लेकिन ये ताकामोतो और उसका ग्रुप था। ताकामोतो कहता है कि उन्होंने किरी के ग्रुप को पहाड़ चढ़ते देखा था और वो उनका पीछा कर रहे थे। पता नहीं कैसे वो उनके सामने आ गए, यानी कि सारे रास्ते घूम फिर कर वापस टाउन की तरफ जा रहे थे। ये लोग अब साथ मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये एक सर्किल में चक्कर लगा रहे थे। सुबह तक इनमें से एक आदमी पूरी तरह से स्नेल बन जाता है, जो देख ताकेमोतो के साथी खुश हो जाते हैं। वो उसे कच्चा खाने का ही सोचने लगते हैं। वो स्नेल अब अपने शैल के अंदर छुप जाता है, तो एक आदमी उसके शैल में ही अपनी मुंडी डाल के उसे खाने लगता है। वो उसे खाते हुए खुद भी शैल के अंदर चला जाता है और वो अकेला ही पूरे स्नेल को खा जाता है। बाकी लोग उसे उसकी टांग पकड़कर बाहर निकालते हैं ताकि उन्हें भी कुछ खाने को मिल सके। ची अब किरी से कहती है कि हमें इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि मित्सुओ भी स्नेल में बदल रहा था। ये लोग आगे बढ़ते ही जाते हैं और इन्हें एक कटा हुआ पेड़ नजर आता है जिसके स्पाइरल में शुइची को अपना फादर नजर आने लगता है, जिससे देख वो डर जाता है। ये पूरा जंगल अब स्पाइरल के शेप जैसा हो गया था। कुछ देर बाद इन्हें ताकेमोतो ग्रुप फिर से
से मिल जाता है और वो पूछते हैं कि मित्सुओ की पीठ इतनी फूली हुई कैसे है, जिस पर किरी बोलती है कि उसने अपनी पीठ पर बैग टांगा हुआ है और वो उन्हें मित्सुओ के करीब नहीं जाने देते। शुइची मित्सुओ को अपनी पीठ पर उठाकर चलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मित्सुओ भी पूरी तरह से एक स्नेल में बदल जाता है और ताकेमोतो का ग्रुप उसे खाने का सोचने लगते हैं। ये तीन मित्सुओ को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन उनके सामने खाई आ जाती है। किरी अब मित्सुओ से कहती है कि वो पहाड़ी से रेंगते हुए नीचे चला जाए। मित्सुओ अपनी बहन को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन किरी मजबूरी में उसे लकड़ी से मारने लगती है और उसे नीचे जाने को कहती है। मित्सुओ अब ऐसा ही करता है और किरी उससे वादा करती है कि बाद में वो उसे लेने जरूर आएगी। ये लोग अब आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे मित्सुओ अब भी इनके पास है। ताकेमोतो का ग्रुप अब इनके पास आ जाता है। वो मित्सुओ को कच्चा खाना चाहते थे, जैसे उन्होंने उस आदमी को खाया था। इसके बाद वो अपने शरीर को भी स्पाइरल में घुमा लेते हैं। शुइची कहता है कि इन्हें भी स्पाइरल का कर्ज लग गया है। इसके बाद ये तीनों वापस टाउन की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि रॉ हाउस लंबा कर लोगों ने पूरे टाउन में घरों का स्पाइरल बना दिया था। ये लोग जब पहाड़ पर थे तब इनके लिए टाइम अलग चल रहा था और टाउन में अब तक कुछ साल बीत चुके थे। शुइची कहता है कि शायद कई सालों पहले ये टाउन ऐसा ही दिखता था और समय के साथ साथ घर टूटते गए और कुछ रॉ हाउस ही बाकी रह गए थे और अब ये टाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया है। ये लोग अब टाउन के अंदर जाने लगते हैं और इन घरों में अब भी लोग फंसे हुए थे। रास्ते में इन्हें कुछ लोगों की लाशें मिलती हैं जो कि मर गए होंगे और इन्हें घर के बाहर फेंक दिया गया। इन्हें तानीजाकी मिलता है जो कि इन लोगों को साफ कर रहा था, जो बताता है कि ये जगह एक भूल भुलैया बन चुकी है, लेकिन पूरा काम जल्द ही खत्म हो जाएगा। अंदर के लोग भी घरों को लंबा करने में लगे हुए हैं। किरी तानीजाकी से पूछती है कि क्या उसने उसके मॉम डैड को देखा है, जिस पर तानीजाकी बोलता है कि उसने सुना था एक कपल ड्रैगन फ्लाई तालाब के पास मिट्टी के बर्तन बना रहा है। वो लोग जिंदा हैं। ये सुन किरी बहुत खुश होती है। ये लोग अब तालाब की तरफ जाने लगते हैं। तानीजाकी मन में कहता है कि इस भूल भुलैया में मैं खुद आज तक उस तालाब के पास नहीं जा पाया, तो तुम क्या जाओगे। इन्हें एक जगह रास्ता बंद मिलता है तो ये टूटे घरों में से जाने लगते हैं जहाँ लोग अभी मरम्मत करने में लगे हुए थे। अब रात हो जाती है और किरी पूछती है कि अगर ये टाउन एक ओरिजिनल फॉर्म है तो उस समय के लोगों ने इसे स्पाइरल शेप में क्यों बनाया होगा, जिस पर शुइची कहता है कि ये चीज शायद बार बार होती है। हर 100 साल में ये कर्स टाउन पर कहर ढाता होगा और यहाँ के लोग बचने के लिए स्पाइरल शेप में घर बनाते होंगे। किरी पूछती है कि इस बात का किसी किताब में कोई जिक्र नहीं है, जिस पर शुइची कहता है कि शायद कर्स से कोई जिंदा ही नहीं बचता होगा जो आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में कुछ बता सके। अब शुइची को आसमान में एक स्पाइरल नजर आता है। किसी ने डेड बॉडीज को जलाया होगा। अब इसका धुआं हमेशा की तरह तालाब में जाने लगता है और इसी तरह ये लोग धुएं का पीछा करते हुए तालाब की ओर जाने लगते हैं। ये लोग फिर से एक टूटे हुए घर से गुजरते हैं, लेकिन ची के निकलने से पहले ही लोग उस घर को सील कर देते हैं और ची अंदर ही रह जाती है और सभी लोग चिल्लाते हैं स्पाइरल पूरा हुआ, मतलब उन्होंने सारे घरों को आपस में जोड़ दिया था। इसके बाद किरी और शुइची को घरों के अंदर कुछ लुढ़कने की आवाज आती है, जैसे सारे लोग लुढ़कते हुए स्पाइरल के बीचों बीच चले गए हों। शुइची जब गेट को खोलकर देखता है तो घरों के अंदर कोई भी नहीं था। ये दोनों भी अब घरों के अंदर चलने लगते हैं और उस तालाब तक पहुंच जाते हैं जो कि अब सूख चुका था और वहाँ पे एक कुएं में जाने का रास्ता बना हुआ था। सभी लोग इस कुएं के अंदर चले गए हैं। किरी अपने मॉम और डैड को ढूंढने उसमें जाने लगती है, लेकिन शुइची उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि वो साथ में जाएंगे। वो दोनों अब सीढ़ियों के नीचे उतरने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी की लाश मिलती है जो असल में जिंदा था। वो किरी का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे भी नीचे ले चलो, नीचे जरूर कुछ कमाल का है। शुइची उसे दूर करने की कोशिश करता है तो वो आदमी शुइची से लिपटकर उसे भी अपने साथ नीचे गिरा लेता है। अब किरी भी जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगती है। आखिर में उसे एक स्पाइरल शेप की बिल्डिंग नजर आती है जिस पर से वो फिसलकर नीचे गिर जाती है, लेकिन उसे चोट नहीं आती। ये एक खंडर नुमा जगह थी जिसमें सब कुछ स्पाइरल शेप का था और इसका फ्लोर लोगों की लाशों से बना था जो कि उसी टाउन के लोगों की थी। वो सब अब स्पाइरल बन चुके थे। किरी अब शुइची को ढूंढने लगती है और देखती है कि ये लाशें खंडर में मिलने के लिए अब पत्थर बनती जा रही थी। यहीं उसे अपने मॉम डैड भी मिलते हैं जो कि पूरी तरह से पत्थर बन गए थे। किरी उन्हें देखकर रोने लगती है और फिर उससे शुइची भी मिल जाता है। वो किरी से कहता है कि इस खंडर को देखो, यही उस कर्ज के पीछे का सच है। ऐसा लगता है कि ये खंडर जिंदा है और इसकी अपनी एक सोच है। हर 100 सालों में इसे भूख लगती होगी और ये अपने ऊपर रहने वाले लोगों को नीचे खींच लेता है। किरी पूछती है कि अगर ये सच है तो अब हमारे साथ क्या होगा। शुइची कहता है कि वो ओजुमा की कर्ज से
अब और नहीं लड़ सकता, लेकिन किरी चाहे तो वो यहाँ से भागने का ट्राई कर सकती है। शुइची का दिल कहता है कि अब इस कर्ज का साइकिल खत्म होने वाला है। किरी बोलती है कि उसमें भी इस कर्ज से लड़ने की ताकत नहीं बची है और वो यहीं शुइची के साथ रहना चाहती है। वो दोनों अब एक दूसरे से लिपटकर गले लग जाते हैं और यहीं पे उनकी मौत हो जाती है। वो स्पाइरल शेप की बिल्डिंग अब ऊपर जाती है और उस कुएं के मुंह को सील कर देती है, जिससे वहाँ वापस से एक तालाब बन जाएगा और इसी तरह इस टाउन पर लगा कर्ज खत्म हो जाता है और उजुमाकी सीरीज यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, इस उजुमाकी की कहानी में जो भी चीजें हमें देखने को मिली वो सभी एबनॉर्मल थी और वैसे इसकी एंडिंग इतनी बुरी भी नहीं है। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वैसे आप इस टाउन में होते तो क्या करते, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सतवीर एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और मैं मिलता हूँ जल्द अगले वीडियो के साथ। सायोनारा।